सभी साथियों को नमस्कार। आंध्रा में, हैदराबाद में कई बार ऐसा हुआ मेरा आने का था, मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि उसके पीछे कई वजह रहते थे। पर इस बार मेरे को बहुत खुश नसीबी है कि मैं आप लोग के बीच में आई हुई हूँ। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, और मैं इस बार आप लोग से भी कुछ सवाल जरूर पूछूंगी। इससे पहले मैं सारी बस्तर की और छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी कहानी मैं जरूर बताऊंगी। भले थोड़ा समय लगेगा पर मैं इस बार पूरी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत इतने बुद्धिजीवी कुछ साथियाँ, कई संगठन, कई साथी भाई लोग आए हैं जो इस इतनी संख्या में देख के मुझे भी बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं बस्तर की पूरी हाल को मैं बता सकूँ। मेरा पहला तो सवाल है आप लोग से, लास्ट में जरूर उस सवाल को दोहराऊंगी। आज छत्तीसगढ़ सरकार मुझे कहती है मैं नक्सलाइट हूँ, और मैं आप लोग से भी लास्ट में पूछूंगी कि मैं नक्सलाइट हूँ या नहीं। सवाल जवाब आप देंगे, आप सब साथियां देंगे, क्योंकि कारण यह है कि मेरे पास भी पूरी सरकार वही कहती है नक्सलाइट हूँ। तो आप लोग अब सुनिए कि मैं एक क्या थी। मैं वो एक आदिवासी महिला थी, और वो आदिवासी महिला हूँ। मेरे पिता एक खेती किसान करने वाले हैं, और मैं एक मामूली से एक छोटे से स्कूल में अधीक्षिका थी, और मैं आश्रम में पढ़ाया करती थी। और ये जो लड़ाई है 2009 से जो जारी हुआ आज तक 2016 तक जंग जारी है। और उस 2009 से लेकर अब तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो आज सरकार की दमन, सरकार ने मुझे क्या किया, वो सब आप सबको जानने की जरूरत है। आप लोग ने किताब से जाना, पेपरों से जाना, पर आज फेस टू फेस मैंने कभी आप लोग के सामने नहीं गया। और मैंने सुना भी है यहाँ कुछ एक गोंडी भाषा के लोग भी हैं, तो उनसे भी मैं गोंडी में कहना चाहूंगी कि मैं कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ कि नन सोनी सोड़ी ना और नन सरकार बेले ना की मुद्दा मन आदिवासी की मुद्दा आज मार्टिन पूरे मीट की सामने कहता है। अब ये कहानी यहाँ से जारी होती है कि 2009 से ये जंग जारी हो चुकी, क्योंकि उस बीच में सलवा जुड़ूं का काफी वहां चल रहा था छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खास करके। और इतने तादादों में सलवा जुड़ूं जैसे चालू हुआ, कई आदिवासी भाई लोग, कई लोग भटक गए, कई लोग गांव छोड़ के चले गए, कई लोगों का घर जला गए, बहुत महिलाओं के साथ, कई अपने बहनों के साथ बलात्कार हुआ, सब कुछ इस तरह से बहुत बड़ी वहां एक युद्ध छिड़ गई। उसी दौरान जहां हम रहते थे दंतेवाड़ा जिला में एक आश्रम था, और उसमें मैं अधीक्षिका थी। वहां पर भी सलवा जुड़ूं को ही लाना चाहते थे। तो उसी दौरान ये जो लिंगाराम कोड़ोपी है, जो है मेरा भतीजा, उसको पुलिस ने सबसे पहले उठाया और उसको 1 महीना तक टॉयलेट रूम में रखा, जहाँ बाथरूम जाते हैं उनको कभी नहीं निकलने। हमको लगा कि मेरा भतीजा को पुलिस वाले ने मार दिया। हम ढूंढते रहे कि आखिर कभी कलेक्टर के पास जाना, तो कभी एसपी के पास जाना, कभी थाना जाना, कोर्ट जाना, 1 महीना हमारे लग गया। हमको ऐसा लगा अब हम शायद नहीं ढूंढ पाएंगे, अब ये इनको मार दी होगी पुलिस। लेकिन लिंगाराम कोड़ोपी जिंदा था। फिर उन्होंने एक किसी तरह से हमारे पास एक मैसेज भेजा कि मैं जिंदा हूँ, जल्दी हमको निकालो। फिर तब हिमांशु सर ने हमारी बहुत बड़ी मदद की, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरी मदद किया। फिर मैं हाई कोर्ट से लगा के लिंगाराम कोड़ोपी को हाई कोर्ट में पेश किया गया। तब पुलिस क्या कहती है, नहीं लिंगाराम कोड़ोपी तो एसपीओ बनने आया था अपनी मर्जी से, इसलिए हम उनको ले आए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिंगाराम कोड़ोपी को एसपीओ बनने नहीं गया था, उसको तो जबरदस्ती उठा के पुलिस ले गई, और 1 महीना तक उसको एसपीओ बनने की मतलब इतना उसको परेशान किया, पूरी तरह दबाव डाला, फिर भी वो नहीं बना। उसके बाद वहाँ जो गांव में जिस तरह चल रहा था, आए दिन पुलिस मारना, पीटना, और सरकार जो वहाँ कर रही थी, तो हम आश्रम में पढ़ाते थे। आश्रम में पढ़ाते हुए कई जो आश्रम स्कूल और आश्रम थे वहाँ पर फोर्स जाती थी, फोर्स वहाँ घुसने के कारण नक्सलवादी ने उसको तोड़ दिया। तो हम जब नक्सलवादी से सवाल किया आपने इसको क्यों तोड़ा, तो ये बात बोले कि यहाँ फोर्स आके रुकती है जहाँ पर बच्चों का स्कूल में, कहीं ना कहीं सरकार उसको स्कूल को तोड़वाने का एक रास्ता बना दिया और नक्सल ने तोड़ दिया। तो ये बोलने लगे कि नहीं, नक्सलवादी ने आश्रम को, स्कूल को तोड़ रहे हैं, गाँव में वो शिक्षा नहीं चाहते हैं। अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि सरकार भी नहीं चाहती आदिवासी शिक्षित को। तो उसी दौरान मेरी आश्रम किसी भी तरह से मैं अपने आश्रम को सुरक्षित रखा, क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ और वहाँ के जो बच्चे थे वो आदिवासी थे। और ऐसे सलवा जुड़ूं से जो पीड़ित, मतलब सलवा जुड़ूं के जो लड़ाई के चलते कई ऐसे पीड़ित बच्चे जिनके माँ ने, बाप ने, ऐसे बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो मेरा कर्तव्य बनता, मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं उस स्कूल के लिए, उस आश्रम के लिए लड़ूं। मेरे माओवादी से भी ये बात
थी, इतने अच्छे आश्रम चला रही थी, उधर पूरे आश्रमों को तोड़ दिया गया कुछ ठेकेदार नक्सल के नाम से। वहाँ के जितने भी जो स्कूल से लेके आंगनबाड़ी से लेके हर चीज को कहाँ बना रहे थे, शहरों में बोलते थे कि नक्सलाइट बनाने नहीं दे, उसकी भी मैंने विरोध किया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बन सकता है, वो विकास के लिए कोई हो विरोध नहीं है, आप लोग कर सकते, वो भी एक मेरी लड़ाई थी। और सरकार को ये लगा कि सोनी सोढ़ी यहाँ पर इतने जंगल एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी एक शिक्षा दे रही है बच्चों को, तो इसे कैसे करके एक नक्सल के उसके में फंसाना चाहिए, ये उनकी मनसा बन गई। फिर मेरे पति को अवधेश गौतम के जो मामला था, अवधेश गौतम के मामले में ये कांग्रेस लीडर है, उनके मामले मेरे पति को फंसा के उनको जेल भेज दिया। हम कैसे भी लिंगाराम कोड़ोपी को बाहर लाए, फिर मेरा पति अंदर गए। अंदर जाने के बाद वैसे फिर पुलिस मुझे बहुत परेशान करती थी, आए दिन बोलती थी कहाँ नक्सलाइट रहते हैं, मीटिंग करते हैं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना। मैं क्यों बताऊं कि कहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो उनका मूवमेंट है, उनका संगठन, उनसे मेरा क्या लेना देना, मेरे को कोई लेना देना नहीं है नक्सल से। मेरा काम सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं शिक्षा देना मेरा काम। मैं इसी तरह मैं वहाँ संघर्ष करती थी और पुलिस को और सरकार को ये कदापि मंजूर नहीं था कि एक आदिवासी महिला वहाँ इस तरह के होने वाले अत्याचार को उठा दे। कल किसी को पकड़ के ले जाते थे तो मैं सामने खड़े हो जाती थी, बोलती थी सर इनको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, ये तो भोले वाले आदिवासी हैं, इनको ये भी नहीं पता जिसके लिए उठा के ले जा रहे हो। इस तरह मैं वहाँ की गाँव के जो क्षेत्रों को मतलब वहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा विरोध करती थी। और जैसे होते होते फिर कुछ 4 केसेस मुझ पे बनाए गए, कहीं अवधेश गौतम के अटैक के ऊपर का केस बनाया, तो कहीं मतलब स्कूल भवन को तोड़ने का बनाया, ये सब करके 4 केस बना के रखे थे पहले से। उसके बाद ये पुलिस ने सोचा, सरकार ने सोचा कि इसको कैसे SR नोट कांड में हमको इस तरह से फंसाने की कोशिश किया, और उस समय तो हमको तो पूरी तरह फंसा ही दिया। नक्सल भी मुझे कहने लगे और ये कि सोनी सोढ़ी वाकई हमारे नाम से पैसे ली होगी SR से, लेकिन ऐसा गलत था, क्योंकि मेरे ही फोन से पुलिस वाला ये बोलता है कि तुझे जेल नहीं जाना है तो तुम एक काम कर दो, 15 लाख रुपया तुम नक्सलाइट बना के तुम फोन करो। तो मैं बोले मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे गांव में रहना है, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने खुद मेरे फोन से वो फोन करके वो कहता है बीके लाला से कि मैं एक विनोद और रघु बोल रहा हूँ, वो खुद मेरे फोन से। उसके बाद इस तरह करके बीके लाला को बोला, बीके लाला ने फिर उनकी बात सुनी और वो मुझे बोलता मैडम आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाला कहता है आपको सिर्फ एक पर्ची लेके देना है, 15 लाख रुपया दे देंगे। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा काम मैं क्यों करूं सर, आपको जेल नहीं जाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा मेरा पति भी अंदर है और हो सकता है मैं ऐसा काम कर देती हूँ तो मैं वो जेल नहीं जाऊंगी, फिर मेरे बच्चों को कौन पालेगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं अपने भतीजा लिंगाराम कोड़ोपी को बताई ऐसा ऐसा बात है, मैं जेल जाना नहीं चाहती, शायद ये काम करने से मैं जेल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। फिर लिंगाराम कोड़ोपी ने कहा कि तो आप ऐसा काम कुछ नहीं करोगे बुआ, मत करना, पुलिस पर भरोसा करना बेकार है। तो हमने वो काम किया भी नहीं, लेकिन पुलिस ने उस दिन इतनी रंगनी कहानी बनाई, अब उनको जबरदस्ती मेरे हाथों से पैसे पकड़ा गया, इतना झूठा अखबारों में दिया, अंकित घर SP ने ये सब किया, सब चीजों की हमने आज तक उस पैसे को देखा भी नहीं। ये पूरी की पूरी कहानी पहले लिंगाराम कोड़ोपी को पकड़े, उसके बाद मुझे पकड़े और अलग अलग पकड़े, जबकि जिस दिन लिंगाराम कोड़ोपी को पकड़े मैं खुद, मेरे को नहीं पकड़े, मुझे छोड़ दी पुलिस। और कुछ दिन के बाद पेपर में आया तो स्वाभाविक है माओवादी मुझ पर शक करेगी। अब माओवादी अपनी जन अदालत के लिए मुझे ढूंढ रहे थे कि भाई सोनी सोढ़ी इतना बड़ा काम कैसे किया हमारे नाम से पैसा है, क्योंकि उनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब उधर से मुझे ये खबर आ रही कि जन अदालत में सोनी सोढ़ी को पेश करो, इधर पुलिस ढूंढ रही। अब मैं दोनों के बीच में ऐसे फंस गई, अगर मैं गाँव में रहती हूँ तो मुझे माओवाद ले जाकर अपने जन अदालत में सजा दे सकती है, क्योंकि उस समय जो पेपरों में आ रहा था तो वही सच हो रही थी। अगर मैं
बात हुई है, शायद मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए, मैं चलो एक बार नालायक अपना अपमान नहीं करती, उसकी बात सुनते मान के मैं चले गए। जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, कोर्ट ले गए, मेरा मेडिकल किया गया, मेडिकल करके छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला के कोर्ट मुझे पेश किया गया। 3 दिन का रिमांड मांगे, मजिस्ट्रेट ने दिया, 2 दिन का रिमांड दिया। 2 दिन का रिमांड देने के बाद 2 दिन की रात में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, अब बताइए। इसलिए मैंने पहले सवाल पूछा था कि नक्सल कैसे उत्पन्न होती है और कैसे, तो ये बताइए, जब 2 रात में मेरे निवस्त्र करना, ये क्या इस तरह से पुलिस एक सरकार को करनी चाहिए, करंट छोड़ देना, निवस्त्र करना और मेरे गुप्तांगों में पत्थरे डालना, मैं कितना करती होंगी, कितना मेरे अंदर में कितना दर्द हुआ होगा, इस बात को कोई जानता है? इस बात को क्या देश के नागरिक लोगों को क्या पता नहीं होना चाहिए? मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं कहती थी कि कन्हैया ने अगर बोला है कि भारत माता, जिस भारत माता में मेरी माँ शामिल नहीं है, मैं नहीं मानता, बिल्कुल सही कहा है कन्हैया, क्योंकि वही मैं भी एक भारत माता हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं भी एक तरफ से भारत माता को अपने आप को मैं मानूं। अगर ये चीज मुझे शामिल किया जाता तो आज सरकार मेरे साथ ऐसा नहीं करती। सरकार ने मेरे साथ कितना वो करी, और उसके बाद इस तरह के अत्याचार करके मुझे जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बावजूद भी जेल के अंदर भी मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितने, और पूरा आप लोग ने भी पढ़ा। अब बताइए, टीचर को जबरदस्त नक्सलाइट बना के, सहयोगी बना के, क्या सरकार इतना दबाव, इतना अत्याचार करना, क्या सरकार गलत नहीं है? देशद्रोही हामी है? अगर एक अच्छी सच्चाई की आवाज उठाई हूं तो क्या मैं देशद्रोही हो गई? तो मुझे इस हालत करके मुझे जेल भेजा, जेल वाले ने मुझे लिया ही नहीं, बोले कि इस तरह से अधमरा करके जेल में डालूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। फिर मुझे जगदलपुर अस्पताल से रायपुर अस्पताल ले गए। उसके बाद मैं अब उसने ये बता रहे हैं, वो मजिस्ट्रेट जब 2 दिन के रिमांड में मुझे दी, वो मजिस्ट्रेट मेरे को देखी भी नहीं जेल में। मैं चिल्लाती रही कोर्ट के सामने, मैं बोलती रही कि मेरे साथ क्या हुआ मैं बताऊंगी, कि आप तो मुझे कोर्ट में पेश कीजिए, लेकिन नहीं। तो वो बल्कि पुलिस वाले पता नहीं 2 घंटा जाके मजिस्ट्रेट से क्या पाठ पढ़ाया, क्या बोले, उसके बाद उसने लिख दिया मुझे जेल जाने। तो ये है, अगर आज मैं बोल सकती थी मेरे साथ अत्याचार चीज को, तो मैं कोर्ट में बता सकती थी, तो मजिस्ट्रेट इस तरह से मेरे साथ किया। जो आदिवासी नहीं बोल सकते हैं उनकी तो पूरी पीठ सिल जाती है, ऊपर से कपड़े पहना के कोर्ट में पेश किया जाता है, और उनसे मजिस्ट्रेट ये पूछे कि सब कुछ ठीक है ना, वो बेचारा ऐसा मुंडी हिलाता और उसको जेल डाल दिया जाता। ये है, अगर जो शिक्षित लेवल का है उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता। ऐसे करके मुझे जेल में डाल दिया गया, और जेल जाने के बाद भी मेरे साथ कितना, एक दिन में 12-12, 13-13 टेबलेट गोलियां खिलाते थे, यार छोटी पागल हो गई बोलते थे। और मेरे को क्या नहीं कि वहां पर निवस्त्र करना, जेल के अंदर निवस्त्र करना, कपड़े जला देना, आधी पेट खाना देना, और 36 घंटा भूखे रखना। ये क्यों करते थे? क्योंकि मेरे मनोबलता को तोड़ा जाता था, मेरे को कमजोर होने के लिए किया जाता था। लेकिन मैं ये जो लड़ाई है, मैं कोई किताब से मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने खुद अत्याचार को झेल के आप सबके सामने आज इतने बोलने की ताकत भी बना ली, और आज इतना मैं लड़ रही हूँ। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है। और मेरे पति को 3 साल रखा गया, 3 साल के बाइज्जत रिहा हुआ, जबकि मेरे पति को अधमरा के रूप में वहाँ जेल में मारपीट किया, फिर अस्पताल में भी मारे। उसके बाद मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। जब कोर्ट को मैंने मेरे पति से अंतिम समय मिलने के लिए कोर्ट ने मेरे को 1 घंटे का भी समय नहीं दिया। आप बताओ साथियों, वही बीके लाल और वर्मा को 3 महीने के अंदर जमानत मिल जाता है, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार देती है। लेकिन मेरे पति जब खत्म हुए, मतलब उसके अंतिम समय के लिए 1 घंटे के लिए कोर्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ, पीड़ित हूँ। जिस तरह आज रोहित भाई हैं वो दलित है, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए सरकार के पास कोई मतलब वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप वो पैसे वाले थे बीके लाला, SR के होते, इसलिए उनको जमानत मिल गई, और मुझे मेरे पति के अंतिम समय में मिलने के लिए मुझे नहीं दिया गया। जब मैंने इस बात को आप सबको बताया तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश गया कोर्ट में, तो 10 दिन बाद फिर कोर्ट बोलता है अब जा सकती है सोनी छोड़ी अपने पति के अंतिम संस्कार करने के और कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। तो मैंने कोर्ट को लिख के दिया, आप क्या जाऊं, जब मेरे को जरूरत था तब तो आपने दिया ही नहीं, अब मैं नहीं जाऊं। इस तरह करके उसके बाद ऐसे कई अत्याचार मेरे साथ हुआ, और मैं उस अत्याचारों के मुझे टॉयलेट के पानी तक का पिलाया गया, और यही नहीं उन्हें गुना खाना में डाला गया। 2.5 साल के जेल में मैंने क्या क्या नहीं झेला, क्या चीज क्यों नहीं किया। तो भूख हड़ताल करती रही मैं,
हर चीज को कीड़े मकोड़े से खाना खिलाया गया और अंत में मुझे एक मरने के कागज 3 ग्राम खून मेरे शरीर में था। वो बोलते थे कि मर, उसके बावजूद भी मैं अस्पताल में रह के मैं बोलती थी कि मैं मरने से पहले आप लोग को लेके ही जाऊंगी, मुझे या बचाओ या कुछ भी करो, पर मेरे को जिंदा नहीं रखोगे। देश में इतने साथी हैं, वो मेरी लड़ाई को जंग हमेशा जारी रखेंगे, लड़ाई कभी खत्म नहीं। तो 3 बटों को तुरंत ला के मुझे चढ़ाए और मैं फिर से मैं मतलब मैं अपने आप को फिर सवाल के रूप में पाई। तो इस तरह मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ और इतना कुछ। मेरे तो 3 बच्चे हैं, आज मेरे पति को भी इन लोग ने छीन लिया। 3 बच्चे किस हाल में थी। आप ये बताइए, आज इतना कुछ होने के बाद आज मेरे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, नौकरी थी वो भी निलंबित में हूँ और ऐसा कुछ भी मेरे पास आमदनी नहीं। तो आज क्या मैं लड़ना छोड़ दूं? नहीं, क्योंकि पुलिस ने मुझसे कहा था मैडम आप तो जेल के अंदर में रहते काय काय करते 4 दीवारी, बाहर आके बताना फिर बताते हैं। तो मैं तो बोली थी अगर देखो भाई, अगर मैं जिंदा रही बाहर भी आऊंगी और लड़के बताऊंगी और मैं करूंगी वो, और मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये सरकार को बतानी है कि हम कमजोर नहीं है। तो इसलिए आज मेरा मकसद, मेरी जिंदगी लड़ाई ही है, क्योंकि मैं अब बस्तर से जहां जहां अत्याचार होता है मैं जाऊंगी और लड़ूंगी। अब बताइए, आज मेरी खुशी होती है मेरी लड़ाई को, मैं खुद अपनी प्रताड़ना को मैं हर गांव में पहुंचाती हूँ। जिन महिलाओं के साथ बेलम नेंद्रा में बलात्कार हुआ, बेटा गेलूर में बलात्कार हुआ, ये तो कई बार आप लोगों ने भी सुना। और वही नहीं, आज तो महिलाओं के तनों से दूध निचोड़ा जाता। ये महिलाएं शर्मी रहती थी, बताती नहीं थी। आज वो महिलाएं खुल के आके बोलती है, कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने बोलती, ये देखिए हमारे साथ क्या की। मैं यही तो चाहती थी। और वो महिला अब जंगल छूट के मैदानों में जंग अपना लड़ाई करने के लिए आगे निकल चुकी है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को डर है, इसलिए दिगल गुरु मालनी सुब्रमण्यम या मुझ जैसे लोगों को अटैक करते हैं। देखो साथियों, इस अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 2.5 साल के जेल में अपने आप को बहुत मजबूत करके निकल गई हूँ। ना मुझे मौत से डर है, ना जेल जाने से डर है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि मैं लोगों के लिए लड़ूं, क्योंकि कई लोग ने मुझसे पूछा कि आपके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, कैसे आई। मेरे अत्याचार ने मुझे ताकतवर बना। जब मेरे अंदर में ये अटैक अभी तो मतलब अभी पिछले महीने कुछ हुआ था अटैक, तब मैं खुद आंखों से देख नहीं सकती थी। मेरे को लगा कि मेरे आंख चले गए हैं। 3 दिन बाद मेरी आंखें खुली, तो मैं उन बंद आंखों में सोच रही थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब मेरे आत्मा ने मुझे आवाज दी, तो लड़ाई है, लड़ाई में तो सब होना है। और मैंने सोच के आया है कि इस लड़ाई में मेरे सब कुछ हो सकता है, कल दिन मेरे को मार दे, मेरे को हो सकता मार ना दे के मेरे को इस तरह का अटैक करे। मैं इसके लिए तैयार होके आई हूँ। तो मेरे क्या, इसलिए मैं सीधा छत्तीसगढ़ की पुलिस और सरकार को ऐलान करती हूँ, सीधा बोलती हूँ भाई मैं इसके लिए तैयार होके आई सर, लड़ना है आर पार लड़ेंगे। लेकिन मेरी लड़ाई को कभी मेरे परिवार को परेशान करते हैं। अभी जैसे मेरी बहन को उठा के ले गई थी पुलिस, मेरे बहन के पति को बुरी तरह पीटा। मेरे पिता से नक्सल ने मेरे पिता को गोली मारी, तो विकलांग है, उनकी संपत्ति को भी पूरा नष्ट कर दिया। तो मैं ये दोनों लड़ाई को बहुत खूबी से समझती हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक तरफ नक्सल से पीड़ित है और मैं एक तरफ सरकार की इस अत्याचार से पीड़ित हूँ। तो मेरे से बेहतर कौन समझेगा इस लड़ाई को, कैसे ये लड़ाई की जा रही, कैसे ये लड़ाई हो रही। अब सरकार बार बार दावा करती है कि हम नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, नक्सल समस्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, अभी जो आज भी मैं आप लोग के बीच में नहीं आ सकती थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पिछले 11 अप्रैल को एक मतलब पांडु नाम का लड़का शिकार करने गया था। उसको जाल बिछा के जाल लगा के वो देख रहा था, वो एक मुर्गे थी, वो ये देख रहा था कि वो जो जंगली मुर्गे होती है, शाही मुर्गा, वो आएगा फंसेगा, मेरा शिकार आज कामयाब। लेकिन वो शाही चारों तरफ घेर ली, 6 लोग शिकार कर रहे थे, उसमें से बाकी को पकड़ ली। पांडु नाम का व्यक्ति भग रहा था, गोली उसको मार दी, गोली से उसको टांग में गोली मारे, उसका एक साथी खाई में गिरता है और एक जगह से वो सुरंग में जगह छुप के पूरा देख रहा था। और उसको किस तरह से पांडु को मारे हैं पुलिस। और दूसरे दिन पेपर में आता है कि वहाँ बड़ा बहुत कामयाबी के उसमें मुठभेड़ हुआ, इतने नक्सलाइट का मीटिंग था, एक नक्सलाइट को हमने पकड़ लिया, 1 लाख का इनामी था। ये सब चीजें वो कोई नक्सलवादी को वहाँ नहीं पकड़ते, उनकी तो हिम्मत भी नहीं है नक्सलाइट को पकड़ने के लिए। सीधी बात है, वो तो सिर्फ करते हैं तो आदिवासियों को ही पर। इतनी नाकामयाब है सरकार, इतनी बुद्धिल है। अगर इतनी ताकतवर है, वो जाए और जंगल से उठाए वर्दीदार नक्सलाइट को पकड़ के दिखाए, तो उन पुलिस वालों को भी सैल्यूट करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब जितना भी वो करते हैं बस्तर में, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए, आदिवासियों को नक्सलाइट बना। ये आज पांडु आप ये बता रहे हैं, पांडु ये घायल होता है,
नहीं मिले। क्यों मिलेगी आदिवासी से? क्या 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 उनको मिलेगी शादी? मुख्यमंत्री को तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ये पूंजीपति लोग, बड़े बड़े व्यापार, ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत है, तो नहीं मिला। ये है क्योंकि इनको तो आदिवासी को मारने से मुख्यमंत्री को पैसे मिलते हैं, और आदिवासी जिंदा रहने से पैसे कहाँ से मिले? तो इस आदिवासी का क्या हो? ये इस तरह की वहां का सरकार जो कर रही है, मुखबरी के नाम से, जैसा हमको कई बार ये सवाल उठाया जाए, मुखबरी के नाम से नक्सलवाद भी मारते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा पहला सवाल, मुखबरी बनाता कौन है? मुखबरी को बनाने वाला कौन है? सरकार फिर मुखबरी के नाम से क्यों आदिवासी को जेल जाने की धमकी देके मुखबरी बना के गांव में क्यों छोड़ती है? उसके बाद अगर नक्सल ने उसको मार देते तो ये बात उठती थी, नक्सल भी मार, लेकिन फंदा तैयार करने वाला कौन है? सरकार है। अगर वो मौत की घाट उतारते हैं तो उससे पहले फंदा तैयार करके सर बताइए, इस तरह एक लोकतंत्र की दावा करने वाली सरकार, लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार, वो क्यों इस तरह क्या करती है? अगर आज हमको नक्सलवादी है और देशद्रोही करके जेल में डाल, कलूरी भी तो एक नक्सलवादी की शादी कराया, तो क्या वो नक्सल समर्थक नहीं है? तो कलूरी को भी हो जाना चाहिए देशद्रोही का दारा। उनको क्यों नहीं लगता दे? तो सरकार कुछ भी करे वो सही है। अभी बद्रू जैसे लोग जो 15-20 साल से जो नक्सल मूवमेंट पे काम किए, संगठन में काम किए, आज हो गए, ये बोलती है सरकार की मुख्य धारा में लाने की बात कर। हम मुख्य धारा में आने के लिए विरोध नहीं है, ठीक है, व्यक्ति का स्वतंत्र विचार है, वो शायद संगठन में रह के काम करे, बाहर आकर उनका विचार, उसके विचार के विरोध नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मुख्य धारा में अगर सरकार ला रही तो दोबारा उनको बंदूक पकड़ा के उसी आदिवासी इलाके में ले जाके क्यों मरवा रही है उनसे? पता है बद्रू ने आज कितने को इनकाउंटर किया? खुद मेरे ही आदिवासी भाई लोग, और बद्रू उसी इलाका में पकड़ता, आज उसने 6 इनकाउंटर किया है, 6 इनकाउंटर, पूरी फर्जी है, गांव वाले को मारा, इसको स्टार लग गया, आज उसको इतनी पैसे मिल गए। सरकार अगर उन मौतों के पीछे पैसे देगी तो फिर उनके अंदर ऐसा लालच डालने वाला सरकार ऐसा क्यों कर रही है? वो आदिवासी को ही क्यों मारा? आज मेरे कलूरी से मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था, मैडम आप ये लड़ाई छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने यही कहा था, आप आदिवासी को मारना बंद कीजिए, मैं उस दिन लड़ाई छोड़ दूंगी। तब उन्होंने बोला कि आदिवासी को नहीं, आदिवासी को मारना हम नहीं छोड़ सकते। मैं बोली क्यों? तो बोले आदिवासी कोई अस्तित्व नहीं, कीड़े मकड़े की तरह मरना होगा आदिवासी। क्यों मरना? तो जमीन क्यों नहीं देते? मैं बोली जमीन क्यों देंगे सर, उनका अपना जमीन है, जल जंगल जमीन उनका जीवन है, क्यों देंगे जमीन? तो बोले कि इसलिए आदिवासी को मारना पड़ेगा। तब मैंने बोला तो गैर आदिवासी के पास भी तो जमीन है, तो उनको क्यों नहीं मारा जाता? तब बोले कि नहीं, उनकी जमीन लेना बहुत आसान है, लेकिन आदिवासी का जमीन लेना आसान नहीं। ये बात सही है। पैसा कानून के तहत जो एक्ट बना है, तो उस एक्ट को अगर इस्तेमाल करे सरकार, तो ये इंच भी हमारे आदिवासी की जमीन नहीं ले सकती, इसलिए आज आदिवासी को मार रही है। आदिवासी मर जाएंगे, इस तरह का अत्याचार करेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, ये सब होगा, तो वो गाँव छोड़ देंगे, तो सरकार को बहुत अच्छे से वो ये मिल जाएगी जमीन। आखिर ये बार बार ये सरकार क्यों झूठे दावा करती है हम नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, नक्सल से? ये नहीं है। आप सब साथियों को मैं ये निवेदन है कि आप लोग समझिए, ये पूरा का पूरा आम आदिवासियों को खत्म करने की लड़ाई है, आदिवासी को खत्म कर रही है। नक्सलवाद की समस्या या नक्सलवाद से इनकी लड़ाई नहीं है। और बताइए आज ये स्थिति हो गया, आप तो सभी को पता, हमारे आदिवासी महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं, वो बाहरी दूध नहीं पिलाते, वो अपना घर में बच्चे को रख के खेती करने जाते हैं। जब वो महिला आते रहती है, पता है क्या होता है, फोर्स रहती है, तो बोलती है, वो महिला से फोर्स पूछता है कहाँ जा रही हो आप? तो वो महिला बोलती है मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही हूँ। झूठ बोलती है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं। हम कैसे मान ले तुम्हारे पास बच्चा है? तो चुपचाप सह में वो बैठे रहती है, बोलती नहीं मेरा बच्चा भूख से पीड़ित हो रहा है, मेरे को जाने दो साहब। तो बोलते झूठ मत बोल, तेरा कोई बच्चा नहीं, चल तेरे तन को दिखा। अब महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को दूध को पिलाने के लिए वो अपने तन को मतलब दिखाती है और निचोड़ती है, और पुलिस वाले भी निचोड़ते, हाँ तेरा बच्चा है तू जा। ये हो रहा है आगे हमारे जो बस्तर में, ये क्या है? कितने महिलाओं के तनों को निचोड़ के उनके दूध को पूरा निचोड़ दिया जाता है, सूजन हो जाती है और वो बच्चा दूध नहीं पी पाता। तो ये स्थिति है। महिलाओं के साथ ये दशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाएं डर से बच जाएं। और पुरुषों के साथ ऐसा क्यों कर? पुरुष रहते हैं, जैसा देख ले पुरुषों को या तो पकड़ लेते, जेलों में डाल देते हैं, या तो मार देते हैं। आप बताइए, ये बात सच है, हमको भी एक आजादी चाहिए, हम बस्तरवासियों को भी आजादी चाहिए। हम जंगल नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग का जंगल जाए बिना आदिवासी का जीवन नहीं। जंगल जाएंगे तो कई ऐसे वन संपदा मिलते हैं, उनके लिए भोजन हो जाता है। जंगल जाओ तो इनकाउंटर होता है, महिला जाओ बलात्कार होता है, शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ भी पुलिस हथियार पकड़ लेती है। जो हमारी संस्कृति है आदिवासी को
ना, सिर्फ यही ना कि जल जंगल जमीनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो बस जंगल से अपना जीवन यापन करने का वो उनका एक आधार है। इसीलिए सरकार इतना ही तो सब मतलब है, वो कभी पानी नहीं मांगते, ना बिजली मांगते, ना कुछ मांग। हम भी विकास के विरोध नहीं है साथियों, हम भी चाहते हैं विकास हो, पर ऐसा कैसे विकास कि मार के हत्या करके उसके बाद सरकार वहां कंपनी लगाना चाहेगी, वो कैसे विकास है बताइए। अगर इस भी विकास के तो उनकी सहमति से बनाए ना, उनकी सहमति ले, उसके बाद अपने को जो करना है वो तो नहीं करेगी। ये हमारी लड़ाई। और ऐसे ही जो मेरे पर अटैक हुआ, मैं आप लोग के बीच में हूँ तो मैं जरूर ये बताऊं मेरा अटैक क्यों हुआ पता है। एक मालूम में इड़मो नाम का व्यक्ति था, वो महिला मुझे नहीं जानती थी, मेरा नंबर उनके पास था, मेरे मतलब भतीजा लिंगाराम कोड़ा पीता, तो उन्होंने फोन करके हमको बुलाया। पहले तो पेपर में मैंने पढ़ा कि 1 लाख का इनामी नक्सली को मालूम में जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया। हमने भी सोचा हो सकता है कल, लेकिन जब वो महिला ने, इड़मो की पत्नी ने मुझे फोन करा और बुलाने के बाद हम लोग जब गए, देखते हैं कि कहानी पूरी उल्टी है। ये बताइए, वो घर से उठा के लाए हैं 3 बजे रात को, एक दिन रख के तीसरा दिन में इड़मो को मार दिए। इसके बाद जब मैं गई तो उसकी डेड बॉडी भी देखा, मेरे बहुत तकलीफ है। 7 बच्चे का पिता और जुड़वा बच्चे 2 हैं जो 1 साल के भी नहीं हो बच्चे, उनके पिता को मार दी। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरे को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सीधा 7 बच्चे प्लस उनकी जो पत्नी और गांव के 2 व्यक्तियों को लेकर सीधा मैं रायपुर ले गई। रायपुर राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी के पास ले गई। उनसे सिर्फ मैंने सवाल पूछा था, मैंने ये बोला सर आपके पुलिस प्रशासन इसको नक्सलाइट बोल के पति को मार दिया, ये है इड़मो का परिवार, 7 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, फिर ये नक्सलाइट कैसे हुआ। और मैं पूरा, वो एक नक्सलाइट नहीं है, खेती किसान करने वाला इड़मो एक ग्रामीण आदिवासी है, ये पूरी सबूत देती हूँ। उसके पास इंदिरावास था, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, सब कुछ डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट से उनके चैम्बर में रख के मैंने सवाल पूछा, अब आप मुझे जवाब दीजिए वो नक्सलाइट कैसे है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ ये नक्सलाइट, मैं दावा कर रही हूँ, आप भी मुझे बस। उन्होंने बस लेटर में लिख दिया, बस्तर में आईजी के पास भेज दिया। भेजने के बाद आईजी तो वो लगा भाई इतना बड़ा सवाल का जवाब क्या दे। अब मेरे को लगा कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब मिला। मेरे सवालों का जवाब क्या मिला, मेरे चेहरे पर अटैक कर रही, ऐसा केमिकल से मुझे अटैक किया गया। ये मेरा सवाल, इससे क्या होता है। तो सोचे होंगे कि इस तरह करने से मैं चुप हो जाऊंगी, नहीं, हमने तो ये सब चीजों को लड़ने के लिए चुन के निकल चुके हैं, तुमको क्या डर। अब तो और ज्यादा हमको ताकत मिल गई, जितना हम पर अत्याचार होगा हम उतना ही लड़ेंगे सरकार के लिए, उतना ही अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये हमारा बस्तर की ये हालत है। इसलिए आप सब साथियों से मेरी ये अपील है कि आप लोग जिस तरह आज यहाँ बैठ के जो सुन रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता, शुरू से हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है, कई संगठन साथी है, लेकिन अब बार मेरी रिक्वेस्ट है कि बस्तर में जो हो रहा है वो ये इस तरह की लड़ाई आप लोग योगदान दीजिए, और हमारी इस लड़ाई में आप लोग भी सहयोग करके इस मानवता का, क्योंकि हमारी लड़ाई एक मानवता का बचाने की लड़ाई, हम कोई ये जाति धर्म की लड़ाई नहीं। आज रोहित भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा एक सरकार को लगता है, लेकिन वो सबके दिलों में है, वो आज भी जिंदा है। अब वो नहीं हमारे दिलों से नहीं गया, उसने एक लड़ाई का जंग जारी करके गया, उस लड़ाई को हमको लड़नी है। और उस लड़ाई से हम आदिवासी दलित हो या फिर एक आदि, हम कमजोर नहीं है। और रोहित भाई ने जो रास्ता क्यों चुना, क्योंकि आने वाले और भी ऐसे भाई लोग ऐसे कोई स्थिति ना पैदा, इसलिए इस लड़ाई को लड़के हमको जीतना। देखो साथियों, कोर्ट में जाए हमको कोई न्याय नहीं मिलने वाला, चाहे कोर्ट जाओ, चाहे थाना जाओ, चाहे एसपी के पास जाओ, सरकार पर, क्योंकि आज मेरे गुप्तांगों से जो पत्र निकलाया गया सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा, क्या मुझे दर्द नहीं होता होगा। क्यों उसके लिए सरकार का अभी तक क्यों उसको फैसला नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने झेला है कितने दर्दों के साथ कैसे किए ये लोग, कितने आज मेरे पैर मेरे लिए बेजान हो गई। आज मैं खुद को खाना बना के नहीं खा सकती, क्योंकि करंट शॉट से मेरे शरीर को पूरा बेजान की। आज फिर भी मैं अपने आप में जूझती रहती हूँ और लड़ते रहती हूँ, तो मुझे क्या तकलीफ है। मैंने सोचा कि अब मैं अगर कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहूंगी और न्याय के लिए मैं लड़ते न्याय के लिए गिड़गिड़ाते रहूंगी, ये न्याय मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा न्याय वो है, बेलम नेंड्रा में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मैं वहां जाके खड़े होती हूँ और उनकी लड़ाई लड़ती हूँ, और उनके लिए FIR अगर दर्ज करने के लिए पूरे लोगों के साथ मिलकर लड़ते हैं, वो मेरा न्याय है। पांडु जैसे लड़के के लिए लड़ती हूँ, वो मेरा न्याय है। जो आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें लड़ होना, क्योंकि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करूंगी वो फैसला करेगा, मुझे न्याय देगा नहीं। आप सब आज बैठिए जो सुन रहे हैं, आप लोग के बीच में आके मैं बात, ये मेरे लिए जीत है। पता है मुझे जब चुनाव
मैंने भी एक आम आदमी पार्टी में जब आई, क्योंकि मेरे ऐसा स्थिति था कि मुझे अपने आप को जिंदा रखना था। मैं पार्टी ज्वाइन करके जब मैं बस्तर गई और मैंने चुनाव लड़ा, तो सब लोग भी बोला, मीडिया भी बोली, मैडम अब आगे क्या करा, आप तो हार गए। तो मैंने यही बात बोला कि आपकी नजरों में मैं आ रही हूँ, पर मेरे नजरों में नहीं आ रही हूँ, मैं जीत गया हूँ। आप लोग कैसे कहते हैं मैं आ रही हूँ? तो बोले नहीं, वो तो दिनेश कश्यप जीता है। तो तब मैंने जवाब दिया था, आप ये बताइए, एक सोनी सोनी को छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलाइट बना के जेल में 2.5 साल तक रखी, इतना प्रताड़ना की, उसी सरकार के अंदर आके मैंने चुनाव लड़ाई की और सरकार ने मेरी विरोध नहीं कर, मेरी पहली जीत थी। और जो मुझे मेरे को अपने जन्मभूमि चाहिए थी, जो मेरे आदिवासी साथी चाहिए, उनके बीच में मैं आई गई हूँ और इस बीच में मैं रह के अपने काम करना चाहती हूँ। इस जमीन स्तर में बैठ के काम, मुझे कोई कुर्सी की वो सत्ता नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे आदिवासी वो मुझे मिल गया, वही मेरा सबसे बड़ा जंग है। अब मैं जीत चुकी हूँ। एक क्रांतिकारी के लिए एक सोच की जरूरत है। अगर लड़ने वाला व्यक्ति में अगर सोच अच्छा हो और उसकी क्रांति की मतलब क्रांतिकारी का एक होना अच्छा, वो कभी अपने आप को हार नहीं मानता। मैं तो बहुत से लड़ाई ऐसे लड़ते हैं, मैं कभी अपने आप को हार नहीं महसूस करती। मैं हमेशा जीतते आई हूँ और मैं जीत रही हूँ। ये क्यों इसलिए जीत, आज पूरा हिंदुस्तान जो भी हम वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, पूरे देशवासी आप लोग तक जन जन तक पहुँचता है। बस्तर के मुद्दे जो उठाते हैं आप लोग पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। तो इस तरह से हमको वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये है वहाँ। तो आप लोग बताइए, आज सरकार मुझे नक्सलाइट बोलती है तो कैसा लगता होगा? तो आप लोग को इतना कुछ मैंने बताया, क्या बता, आज मेरे पति को सरकार इस तरह की, मुझे मतलब इस तरह से वो करके मेरे को आज इस जगह पे खड़े की, तो क्या मुझे लड़ना नहीं चाहिए? क्या मुझे क्या? और बता, और जेल में मेरी तरह कितने आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित करके कर दिया गया। कितने महिलाओं की, कई महिलाओं को निप्पल काट दिए गए हैं, कई लोगों का करंट छोड़ दिए गए हैं, कई महिलाओं को जो क्या अरेस्ट करने से पहले उनको क्या अरेस्ट करने से पहले बलात्कार हो, बच्चे को आके यहाँ जन्म दिए, जेलों में जन्म दिए। हर दिन मतलब इस तरह से प्रताड़ित करके महिलाओं को रखा गया। ये बता, इतना कुछ होने के बाद क्या हम देखते रहेंगे? मैं एक शिक्षित, मेरा शिक्षा कहती है कि यार अत्याचार के पीछे आप आवाज उठाओ, मैं वही कर रही हूँ और वही लड़ रही हूँ। और ये जब जब हम जाते हैं कहीं गाँव में, पुलिस के बीच में भी जाते हैं, कभी हमारे गाड़ी की टायर को काट दिया जाता है, कभी कीले लगा दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो मैं लोगों को ला रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के रोड में खड़े हो जाएगी पुलिस, बोलते मैडम आप ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ये करो। तो मैं बोली कि आप कागज ही क्यों दिखाना चाह बोलते हो? ये सब लोग, सब भी पुलिस आ गई हमको पढ़ने, तो तब क्या करते हैं, हमको गाड़ी इतने मायने नहीं रखते। तो मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला आपको गाड़ी से, आप गाड़ी रख लीजिए, लोग उतरो, चलो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हम निकल जाते हैं, गाड़ी में रह जाते, तो भी हम जीत गए ना। कि उनको क्या लगता है कि मतलब एक लड़ने वाले को तरीका होना चाहिए, तो हम गाड़ी को छोड़ देंगे, अपना काम कर लेते हैं। तो ये गांव गांव में घुस के, और आप सबसे मैं यही कहूंगी कि आज जो लड़ाई जो मैं कर रही हूँ, ये मैं कोई किताब से नहीं पढ़ी, ये अत्याचारों से को जेल के मैं यहाँ तक उभर के बाहर आई हूँ। आज जेलों में कई ऐसे महिलाएं जो अत्याचार से पीड़ित है और 8-8, 9-9 सालों से आज वहाँ पर जेलों में रह रहे हैं, जिनको आजादी नहीं मिली है। बहुत कुछ ऐसी महिलाएं जो इतने परेशान हो, देख रहे हैं कि कब हमको यहाँ से आजादी मिलेगी, ऐसे महिलाओं को रखा गया। कुछ महिलाएं काफी अब बाहर आ गई है, लीगल ग्रुप तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो भी उनको भी भगा दिया गया है। तो आप लोग बताइए साथियों, अगर एक टीचर को माओवादी बना के, सहयोग बना के आज इस कटघरे में खड़ा करने वाला कौन है? वो सरकार है या हम खुद जिम्मेदार हैं? अगर सरकार इसकी जिम्मेदार है तो सरकार इस चीज को क्यों नहीं स्वीकारती, क्यों नहीं वो करती? तो इस तरह से आज मेरे बच्चे क्या बोलते हैं पता है? जब कन्हैया का किताब मेरे बच्चे ने पढ़ा कि वो भारत माता वाला, तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं माँ हम छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मानते। तो मैंने बोला क्यों? तो छत्तीसगढ़ सरकार के देशद्रोही जैसा काम करता है। मैं बोली क्यों? तो आपके साथ वो पूरी मेरी कहानी को दोहराया। तब मुझे लगा क्या अगर मेरा बच्चा आज कॉलेज का होता और इस तरह का विरोध करता तो उसे भी एक देशद्रोही करके अंदर कर दिया। आज बच्चा ये कह रहा, हो सकता कल भी वो ऐसा बातें कहे, क्योंकि इस तरह का बच्चे के अंदर में कैसे है, सरकार के ही किए हुए कारनामा, सरकार की की हुई चीज उन बच्चों में ऐसा उत्पन्न करता है। और वही वजह है कि आज ये है। तो ये बताइए कि मैं जिस जगह पे आज खड़ी हूँ, क्यों नहीं लड़ूं, क्यों नहीं करूं? पर आप सबसे मेरी निवेदन है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम हारने वाले में से नहीं। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं लड़ूंगी। मेरे को सरकार से कोई डर और भय नहीं, मैं तो आर पार लड़ूंगी। चाहे सरकार 10,000 तो क्या करोड़ों भी अपना फोर्स ला खड़े करें, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को पूरा तैयार होके आपके बाहर आई हूँ। और आप लोग के बीच में आके इतना समय बोलने का मौका मिला और आप लोग का सहयोग हमेशा रहा, ऐसी बने रहे। और मैं
चाहती हूँ कि और भी ऐसी छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं और वो महिलाएं भी इस तरह प्रताड़ित हैं, आप सब उनका भी बहुत इस तरह मदद कीजिए। जैसा सोनी सोड़ी को जेल में रहते कई जगह कई देश में कई लोग ने आवाज दिया, कई संगठन ने हमारे लिए कैंपिंग चलाया, सब कुछ करके हमको बाहर लाया। आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे भाई लोग हैं और बहनें हैं जो बंद है, उनके लिए भी कैंपिंग करने की जरूरत है। और वही भाई जो इस दुनिया में जो इस तरह की जो उनकी लड़ाई है, उन्होंने लड़ाई का जंग को जारी कर गया, इसको हमको पूरा करना है और हमको बताना है सरकार को कि हम कमजोर नहीं है और उसकी लड़ाई को हमको एक जीत में ले जाना है, हार में नहीं, और हम जीतेंगे और ये लड़ाई को लड़ेंगे। आज बस इतना कहना।